हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी बाल विकास की एक स्पेशल सीरीज़। और ये सीरीज़ में हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले का एक वीडियो हमारा आ चुका है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह में शामिल किया जा सकता है? जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये इसे किस कैटेगरी में हम शामिल करेंगे टीचिंग एड्स में। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्यामपट्ट होता है उसे दृश्य साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो बोर्ड है उस बोर्ड पे आप कुछ ना कुछ लिखते हैं तो बच्चे इसे क्या करते हैं, देखते हैं। इस वजह से ये दृश्य साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, आपकी जो कक्षा है, क्लास है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, तो कुछ विद्यार्थी आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उनसे कहेंगे कि कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें कुछ समय देकर उनके प्रश्नों का उचित हल बताना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अगर कक्षा में आपसे कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसे कुछ समय देकर उसके प्रश्नों का उचित हल बताने की कोशिश करेंगे। और एक और क्वेश्चन इसी टाइप का परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन होता है कि बच्चे ने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो आप उस स्थिति में बच्चे से कहेंगे कि इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, बच्चे को गलत आंसर आपको नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसने दी? किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, और इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति दी गई है फ्रॉबेल के द्वारा। और मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। और किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है प्रोजेक्ट प्रणाली। ठीक है, याद रखें, प्रोजेक्ट प्रणाली। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप मुझे बताएंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में किसने बताया? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक स्टूडेंट है जो कि बहुत वेरी इंटेलिजेंट है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके वह उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बताइए क्या करेंगे आप लोग? तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, तो आपको बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहना है। और जिस तरीके से हो सकता है कि क्लास को आपने 5 तक पहाड़े याद कराए और वो आगे तक करके बैठा है ऑलरेडी, मान के चलो वो 9th तक करके बैठा है, तो आप उसे आगे 12 तक याद कराएं, उसे 15 तक याद कराएं, मतलब उसे एक्स्ट्रा वर्क देते रहें जिसके उसका जो टैलेंट है वो बराबर निरंतर रूप से बना रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तो वस्तु स्थायित्व से तात्पर्य, पहले तो इसे समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर उसकी इमेज बना लेना, किसी भी चीज़ को देखकर उसकी इमेज बना लेना अपने मस्तिष्क में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें कि जैसे एक खिलौना है, ठीक है, ये क्या है कि खिलौना है, और इस खिलौने का अगर हम बात करें तो क्या किया कि आपने इस खिलौने को जाकर कहीं भी एक तकिए के नीचे मान के चलो छिपा दिया, तो बच्चा जाए और इसको ढूंढकर वहां से निकाल लाए, यानी कि इस चीज़ की, इस खिलौने की बच्चे के मस्तिष्क में ऑलरेडी क्या बन चुकी है, इमेज बन चुकी है, जिसे कहा जाएगा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आपसे पूछ रहा है कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी थी इसमें से कौन सी अवस्था का गुण है ये? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो गुण है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था है उसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, उपयुक्त सभी का। तो देखिए, परिवार जो साधन है वो है अनौपचारिक शिक्षा का। आप एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि अनौपचारिक और औपचारिक ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जहाँ पर व्यवस्थित रूप से,
जहाँ पर व्यवस्थित रूप से बैठकर सही तरीके से शिक्षा दी जाए, सही तरीके से आपको निर्देशित किया जाए, वह कहलाती है औपचारिक शिक्षा। जैसे कि विद्यालय में आप जाते हैं, स्कूल के अंदर आप जाते हैं और वहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो औपचारिक शिक्षा का है, स्कूल। लेकिन घर में आपको इनडायरेक्ट तरीके से कहीं से भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी स्कूल से छुट्टी हुई और आप जा रहे थे और आप चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुक गए, ठीक है। तो वहाँ पर आप रुक गए और आप वहाँ पर एक टीवी चल रही थी, ठीक है, और उस टीवी में से आपने कोई खबर देखी, उस खबर को आपने ग्रहण किया। तो ये जो साधन हुआ वो अनौपचारिक शिक्षा का हुआ, ठीक है। अनऑफिशियल तरीके से आपने उसको प्राप्त किया है। कहीं पे भी कोई होर्डिंग लग रही थी, उस होर्डिंग को देखकर आपने वहाँ से आपके मस्तिष्क में विचार आए, आपने उस चीज़ को ग्रहण किया, तो ये भी जो उदाहरण हो जाएगा वो अनौपचारिक शिक्षा का हो जाएगा। तो याद रखें, जहाँ पर व्यवस्थित रूप से बैठकर सिस्टमैटिक तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए वो कहलाती है औपचारिक शिक्षा, और इनडायरेक्ट तरीके से अनऑफिशियल तरीके से प्राप्त की जाएगी उसे कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, यानी कि सोशल वैल्यू डेवलप करनी है उनके अंदर, तो किस तरीके से हम उनके अंदर सामाजिक मूल्य विकसित कर सकते हैं। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो देखिए, बच्चों में अगर आपको सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू अगर विकसित करना है तो उसके लिए आपको उनसे पहले अच्छा व्यवहार करना हुआ, यानी कि बच्चों के साथ अगर आप आदर्श रूप से व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर सामाजिक मूल्य विकसित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। ना जी भाई, ऐसा कैसे। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, अच्छा, जिससे स्कूल ना आए। हाँ जी, ये जुगाड़बाजी तो बहुत चलती है अपने इंडिया में, है ना। ऐसा नहीं है, पर ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। बताओ क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, सी। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगला है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, इसमें धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। तो बच्चा 6 से 10 वर्ष की आयु में विद्यालय में इंटरेस्ट लेना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए, गवर्नमेंट के मानकों के अनुसार यदि हम आपसे बात करें तो 6 वर्ष की बात कही गई थी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये आपको पता है। राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। इसमें ये बात कही गई थी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की बच्चों को क्या है, शिक्षा फ्री और अनिवार्य प्रदान की जाएगी। तो 6 वर्ष की बात कर रहा है, 6 से 14 वर्ष के अंदर ही आ रहा है 6 से 10 वर्ष का जो रेशियो है, ठीक है। तो विद्यालय में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा भाई, कि ज़्यादातर क्या है, कुछ स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि सर आपकी जो स्पीड है थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ भाई, स्वाभाविक बात है, मैं मानता हूँ, थोड़ी सा मैं जानबूझकर आपको थोड़ी सी हाई स्पीड में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। और उसी को मैं बहुत स्लोली स्लोली मान के चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस सीरीज़ में हम आपसे 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने में मैं आपके 40 से 45 मिनट खा जाऊं तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। ये समझ रहे हैं बात को, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि 15 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में, और अधिकतम अगर हम ले जाएं तो 20 मिनट तक, ठीक है। तो इतना इस वजह से रीज़न रहता है, नहीं तो मैं भी आराम से इसको 40 से 45 मिनट कितना भी खींच लो, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। एक बच्चे की मानसिक आयु 20 वर्ष है, वास्तविक आयु 25 वर्ष है। बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। तो देखिए, जब बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, तो आईक्यू आप कब ज्ञात कर पाएंगे, जब आपको आईक्यू का फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला है आईक्यू बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोसेंट, जिसे बुद्धि लब्धि कहेंगे। अब हम हिंदी में लिख देते हैं एक बार, क्योंकि हिंदी के भी कई विद्यार्थी हैं और परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो उसे याद रखें, ठीक है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु हो जाएगा ये, ठीक है। और इंग्लिश में से CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज या करंट एज के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, और ये 100 हो गया यहाँ पर। तो याद रखें, इंग्लिश में बात आए तो IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100, और हिंदी में कहेगा तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है भाई, पुटअप कर दीजिए जो चीज़ आपके पास दी है। IQ निकालना है, मानसिक आयु कितनी दी है उसने, 20 वर्ष दी है तो 20 यहाँ आ जाएगा। वास्तविक आयु कितनी दी है उसने, तो 25 वर्ष दी है, और ये हो गया 100। डायरेक्ट काट देते हैं वैल्यू को। 25 से अगर 100 को काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, और 20 का और 4 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 80। तो इस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 80 निकल के आई है। ठीक है, और 80 यानी कि ये बच्चा सामान्य से नीचे की कैटेगरी में जाएगा, यानी कि अगर एक तरीके से मंद बुद्धि की कैटेगरी के अंदर ये चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिए, स्पेशली फोकस करना है क्वेश्चन पे। हम जल्दबाजी में क्या हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे अच्छा है कि आराम से आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं और आपके पास 150 मिनट रहती हैं, तो आराम से क्या करें, आप उसको पर्याप्त समय दें, क्वेश्चन को पढ़ने का समय दें। ठीक है, तो जन्मजात प्रेरक नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है, यानी कि ऐसा प्रेरक जो जन्म से नहीं है, यानी कि जन्मजात नहीं है, तो फिर वो प्रेरक कैसा होगा, अर्जित होगा। तो देख लेते हैं, भूख, भूख जन्म से लगती है कि यहाँ पर यहाँ इस दुनिया में आकर आपको भूख लगने लगी। हाँ भैया, जन्म से लगती है, जैसे ही जन्म हुआ उसी दिन से भूख लगना चालू हो गया था। प्यास, कि हाँ ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि पता चले 6 महीने तक प्यास ही नहीं लगी आपको, ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। आदत, जी हाँ, आदत तो ये है, आदत के बारे में अभी चर्चा करूंगा। और निंद्रा, नींद, तो देखो ये 3 प्रेरक हुए, भूख, प्यास और नींद, ये जन्मजात हैं। आदत, अब आदत किसी भी प्रकार की लग सकती है। आदत चाहे वो गुटखा खाने की हो, या भैया फिर वो दारू पीने की हो, या हो सकता है फिर वो पढ़ने की हो या पढ़ाने की हो। तो आदत जो भी होती हैं, हैबिट जो भी होती हैं, हैबिट हमेशा की क्या की जाती हैं, अर्जित की जाती हैं। ठीक है, तो जन्मजात प्रेरक नहीं है, जन्मजात प्रेरक नहीं है आदत। ठीक है, आदत अर्जित प्रेरक है क्योंकि। ठीक है, अगला है, सिर से पैर की ओर के विकास को क्या कहा जाता है। तो जो सिर से पैर की ओर का जो विकास होता है, ठीक है, सिर से पैर की ओर का जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं। सेफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, डिस्कैलकुलिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर से पैर की ओर का विकास जो कहलाता है वो कहलाता है सेफेलोकोडल। ठीक है, याद रखें, लिंक भी रख सकते हैं, सी से यहाँ पर सी बन रहा है और सी से ही सिर बन रहा है, तो सिर से पैर की ओर बनेगा सेफेलोकोडल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है मध्य से बाहर की ओर कहते हैं। ठीक है, मध्य से बाहर की ओर दे देता है, या एक और नाम से पूछ लेता है तो ये भी जान लीजिए, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर, तो याद रखें इसे, केंद्र से परिधि की ओर कह दे या सी मध्य से बाहर की ओर कह दे तो उसे कहेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया ऑलरेडी हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता ही चुके हैं अच्छे से। डिस्कैलकुलिया किसके लिए होती है, तो गणितीय रूप से सीखने की क्षमता। ठीक है, इसलिए होती है डिस्कैलकुलिया। अगला क्वेश्चन है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्री किसने दिया। जीन पियाजे, बीजमैन और गाल्टन और गिलफोर्ड। तो जीव सांख्यिकी का दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि बच्चे में जो गुण आते हैं वो उसके माता पिता से ही नहीं आते, बल्कि उससे आगे वाली पीढ़ियों से भी, यानी कि जो उसकी पीछे की पीढ़ी रह गई थी, जैसे कि दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, पर नाना पर नानी, इनसे भी बच्चे के अंदर क्या होते हैं, गुण आते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत में बात की थी फ्रांसिस गाल्टन ने, जीव सांख्यिकी सिद्धांत में। ठीक है, और बीजमैन ने दिया था, बीजमैन की अगर मैं आपसे बात करूं तो बीजमैन ने दिया था बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, बीजमैन ने दिया था। और जीन प्याजे, भैया ये तो अब रट गया होगा आपको, जीन प्याजे की बात करें तो हम अच्छे से अगर आपसे बात करें तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन प्याजे ने, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, लाइक नहीं करते हो गलत बात है बच्चों, ये थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और गिलफोर्ड में अगर हम बात करें तो गिलफोर्ड ने बुद्धि के अंदर जब बात करेंगे, इंटेलिजेंस के अंदर बात करेंगे, तो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया। ट्राइफैक्टर थ्योरी के बारे में बात कर रहा है वो। ट्राइफैक्टर थ्योरी किसने दी बुद्धि की, तो ट्राइफैक्टर थ्योरी बिने, स्पीयरमैन, हैव, हार्वर्ड, गार्डनर। तो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने।
किसने दिया था? स्पीयरमैन ने बताया था कि एक जी बुद्धि होती है यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, और एक स्पेसिफिक होती है और एक जनरल प्लस स्पेसिफिक होती है, इस तरीके से। हालांकि ये सिद्धांत जो था आगे चल के विफल हो गया, यानी कि सफल नहीं हो पाया था। और बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो दिया है वो बिने ने दिया है। और हैब की बात हुई है तो हैब की भी चर्चा कर लेते हैं। बुद्धि का क और बुद्धि का ख सिद्धांत, बुद्धि का क और ख सिद्धांत दिया है हैब ने। और हार्वर्ड गार्डनर की अगर कहा जाए तो बहुबुद्धि सिद्धांत बताया है हार्वर्ड गार्डनर ने। इनके बारे में जब ये स्पेशल आते जाएंगे तो उनके ऊपर हम चर्चा करते जाएंगे आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के यानी कि एजुकेशन विदाउट वर्डन किस चीज में चर्चा की गई, इसकी किस चीज में वर्णन किया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एनसीएफ 2005, शिक्षा नीति 2020, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा बिना बोझ की जो चर्चा की गई है वह की गई है एनसीएफ 2005 में, जिसे अगर हिंदी में बात करेंगे तो कहेंगे पाठचर्या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, तो शिक्षा बिना बोझ के किसका शीर्षक था, यानी कि अगर आप कह सकते हैं स्लोगन था, सूत्र था, फॉर्मूला था, जो भी था, शिक्षा बिना बोझ की जो चर्चा थी वो थी एनसीएफ 2005 में। तो ये थे हमारे इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।